बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा सब लोग खैरियत से हैं, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो बेटा चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की जानब। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, वो आपके जो आपका थर्ड जो है चैप्टर है वो शुरू हो गया है। उसमें बेटा ये है हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। तो हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहले जो है वो आ जाता है आपका एडीमा या एफ्यूजन्स, ठीक है ना। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर से क्या मुराद है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है या जो फ्लूइड्स हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, ठीक है ना, तो उनका जो है वो बैलेंस है हीमोडायनामिक। लेकिन अगर वो जो है डायनामिक या बैलेंस जो है बॉडी फ्लूइड्स का सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर उसके नतीजे में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो उसमें फिर हम शामिल करेंगे एडीमा और एफ्यूजन्स। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है ये काज करवाता है, क्या होता है एडीमा और एफ्यूजन्स, ठीक हो गया। एफ्यूजन्स, एडीमा क्या है देखें। एडीमा इज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेस्कुलेचर इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। वेसल से अगर कोई फ्लूइड निकल आएगा और वो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं उसमें अगर आ जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे बेटा, इस कंडीशन को हम कहेंगे एडीमा फॉर्मेशन। बात समझ आएगी। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो आपके ब्लड वेसल्स में होता है, प्लाज्मा भी आपके ब्लड वेसल्स में होता है, ब्लड सेल्स भी वहीं पर होते हैं, सारी चीज़ें ब्लड सेल्स के अंदर ही होती हैं, ठीक है ना। ब्लड जो है वो डायरेक्ट इंटरस्टिशियल स्पेस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वेस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो जो फ्लूइड है वो अब उस जो सेंट्रल मतलब कि माइक्रो सर्कुलेशन है उसको छोड़कर कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, ठीक है ना। सेल्स के दरमियान के अंदर जो स्पेस है सेल्स के दरमियान में वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, एडीमा कहेंगे, ठीक हो गया। एडीमा की समझ आ गई आप लोगों को कि अगर ब्लड जो है वो क्या करे, ब्लड या फ्लूइड हम कहेंगे बेटा, ब्लड नहीं उसको कहेंगे। अगर फ्लूइड्स आपके जो है ब्लड वेसल्स को छोड़कर सेल्स के दरमियान वाली जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस वहाँ पर आ जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एडीमा फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए द फ्लूइड में बी प्रोटीन पुअर। अब फ्लूइड जो है वो दो तरह का हो सकता है, वो ट्रांसुडेट भी हो सकता है, वो एक्सुडेट भी हो सकता है। अच्छा जी बेटा, इसमें हमने ट्रांसुडेट और एक्सुडेट को हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसुडेट क्या होता है और एक्सुडेट क्या होता है और ये कैसे बनता है, ये आपको जो है बेटा मैंने ब्रीफली जो है वो। ट्रांसुडेट को आमतौर पे हम प्रोटीन पुअर भी कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसुडेट जो है इसमें क्या होगा कि इसमें प्रोटीन जो है वो नहीं आएगी, मतलब कि जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है वो तो ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो इसमें नहीं शामिल होंगे, ठीक है। जबकि जो एक्सुडेट है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी शामिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें। इफ द नेट रेट ऑफ फ्लूइड मूवमेंट एक्सीड्स द रेट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है ना। इफ द नेट रेट ऑफ फ्लूइड मूवमेंट्स एक्सीड्स द रेट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्लूइड्स एक्यूमुलेट्स विद इन द टिश्यू, द रिजल्ट इज एडीमा। ये भी एक डेफिनेशन है। देखिए बेटा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि आपका जो ब्लड है वो जारी बात है कि ब्लड आर्टरीज के जरिए जाएगा, फिर आर्टरियोल्स बनेंगे, फिर वेन्स बनेगी, सॉरी कैपिलरीज बनेगी। अच्छा, कैपिलरीज के लेवल पे चूंकि उनकी जो एपिथेलियम होती है, एंडोथेलियम, वो जस्ट 1 सेल थिकनेस होती है उसकी, ठीक है ना। उसकी परमेबिलिटी जो है वो फिर जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि नॉर्मली जो आपके ब्लड में से या आपकी जो अपना कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है उसमें से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता रहता है, मतलब कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में नॉर्मली भी आता रहता है। लेकिन क्या होता है कि आपको पता है बेटा, आपके ब्लड सिस्टम के साथ बिल्कुल ही मिलता जुलता एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो क्या करता है कि जो भी फ्लूइड निकलता है आपकी कैपिलरी से, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर आता है उसको दोबारा फिर ये जो है वापस भेजा जाता है ब्लड के अंदर, और वो इकट्ठा करके दोबारा ब्लड के अंदर भेजने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसको बेटा हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर आपका ब्लड सिस्टम या जो मूवमेंट है फ्लूइड्स की अपना ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस की जानब वो अगर ज़्यादा हो जाएगी और जो
लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कम होगी, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो कैपिलरीज से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ से वापस जो ब्लड है उसमें कम जा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जारी बात है बेटा फिर क्या हो जाएगा, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया ना। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं। देखें फर्ज करें कि आपके पास क्या है जी, मैं कैसी मिसाल दूं, आपके पास ना 2-3 हौदियाँ बनी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे ये आपका ये लगा लें, आप इस तरह से लगा लें कि जो आपका ये गटर सिस्टम है, मतलब कि सीवेज सिस्टम है। तो होता क्या है कि जो एक गटर है उसमें जितना पानी आता है उस गटर से उतना ही पानी आगे जो है ना वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। बात समझिए। तो टोटल जो रिजल्टेंट है वो सेम रहता है, जितना पानी गटर में आया उतना ही पानी गटर से आगे अगले गटर में चला जाता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जो फ्लूइड जितना हमारी बॉडी से फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, जितना फ्लूइड वो उतना फ्लूइड दोबारा वापस लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए कहाँ पर भेज दिया जाता है, ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपका जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस को छोड़कर ज्यादा आ रहा है और वापस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कम ब्लड में भेजा जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेफिनेटली वो आकर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। बात समझ आ गई फिर। अच्छा, इफ द सरोजल सरफेस इन्वॉल्व, हाँ अगर इसमें सरोजल सरफेस भी इन्वॉल्व हो जाती है, सरोजा ठीक है ना, ये लेयर है, अगर वो भी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो कह रहा है कि नो एक्यूमुलेट विद इन द एडजेसेंट बॉडी कैविटीज, जिसको हम क्या कहते हैं, अफ्यूजन्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, अफ्यूजन्स कहेंगे। देखिए हम नॉर्मली जो एडिमा है वो आपका ना स्किन के ऊपर ही होता है, मतलब कि स्किन के लेवल पर, अपर लेवल पर, ठीक है ना, एपिडर्मिस डर्मिस वगैरह। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि आपकी जो है वो सरोजल सरफेस भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर वो जो पानी है वो एडिमा जिसको हम कहते हैं, वो फिर जो है वो जो ऑर्गन्स हैं जिसमें हार्ट है तो उसके इर्द गिर्द क्या कौन सी लेयर होती है बेटा, पेरिकार्डियम, ठीक है ना। और इसी तरह लंग्स के इर्द गिर्द भी जो लेयर होती है, ठीक है ना, प्लूरल लेयर, ठीक है ना। तो अगर उसके अंदर यही काम होना शुरू हो जाएगा कि मतलब कि ब्लड वेसल जो है उनको छोड़कर आने वाला लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वापस जाने वाला कम होगा, तो जो पेरिकार्डियम है या प्लूरल है या कोई भी एब्डोमिनल वॉल के इर्द गिर्द जो झिल्ली है, ठीक है ना, पेरिटोनियम जिसको हम बोलते हैं, तो इन सब में अगर ये काम होना शुरू हो जाएगा एडिमा वाला, तो फिर इस कंडीशन में इनके अंदर जो है वो पानी भर जाता है। देखा नहीं आपने, लंग्स अफ्यूजन हो जाती है अक्सर मरीजों को, ठीक है ना, फिर वो जो है वो शंट लगाई जाती है, वो ड्रेनेज की जाती है उससे, ठीक है ना। तो अगर वो कह रहा है कि अगर इस लेवल पे आ जाता है एडिमा, जिसमें ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो झिल्ली है उसके अंदर और ऑर्गन के दरमियान में जो स्पेस है वहां पर भी अगर पानी भर जाता है, ये फ्लूइड आ जाता है, तो इस कंडीशन को बेटा फिर आप अफ्यूजन्स कहेंगे। फर्क पता चल गया एडिमा और अफ्यूजन का, आई होप कि आपको पता चल गया। ये देखें, अब थोड़ा सा मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। होता ये है कि ये है आर्टरीज और ये है वेन्स। खून आएगा यहाँ से आर्टरी से आर्टरियोज में और आर्टरियोज से कैपिलरीज में। यहाँ पर बेटा सारे के सारे सेल्स पड़े होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी टिश्यूज को और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ली जाएगी या खुराक दी जाएगी और वेस्ट प्रोडक्ट वापस लिए जाएंगे। इसी तरह क्या होता है कि बाज़ औक़ात वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो यहाँ से मूव करके इस जगह पर आ जाएगा, मतलब इस जगह पे और इस जगह पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस भी जिसको बोलते हैं। तो फिर क्या होगा, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक किस्म की कीफ समझ लें, वो क्या करता है कि वो यहाँ से ऐसे है, मतलब कि ये फर्ज कर लें, ठीक है ना, फर्ज किया कि वो यहाँ से ऐसे है। जितना भी फ्लूइड यहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ से नीचे गिरेगा, वो इस सारे फ्लूइड को नीचे से इकट्ठा करके दोबारा किसमें फेंक देगा, सबक्लीवियन वेन के जरिए, सबक्लीवियन वेन के जरिए किसमें फेंक देगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम जितना फ्लूइड वापस भेज रहा है वो कम है, लेकिन आने वाला फ्लूइड जो है वो ज्यादा बेटा, जैसे मैंने आपको गटर की मिसाल दी कि अगर किसी गटर में से गटर के अंदर जो लाइन आ रही है सीवेज की, वो उसमें से फ्लूइड आता रहे और गटर से जो लेके जाने वाला पाइप है वो बंद हो जाए, तो फिर क्या होता है मेरे ख्याल पाकिस्तानियों, ये तो तुम लोगों को सबसे ज्यादा ही पता होगा कि गली गली में क्या होता है, पानी खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना पानी आ रहा है उतना आगे नहीं जा रहा। तो इसी तरीके से जितना जो फ्लूइड है वो जितना कैपिलरी से बाहर निकलेगा उतना
फ्लूइड वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वापस नहीं भेजा जाएगा, तो रिजल्टेंट फिर क्या होगा यार, वो उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो रहा है और कहाँ पर जमा होगा। ठीक हो गया। और देखें जी फॉर्मेशन ऑफ एडिमा, फॉर्मेशन ऑफ एडिमा में देखें ये वही बेटा एग्जांपल है, देखें कि यहाँ से जो ब्लड है वो आएगा और ये आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स के बाद कैपिलरीज में, और कैपिलरी से दोबारा जो है वो किस में शामिल हो जाएगा, अपना वेन्स के अंदर। अच्छा बेटा यहाँ पर दो टर्म्स और भी हैं जो मैंने आपको पढ़ानी है, एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर या इसको ऑनकोटिक प्रेशर भी कहते हैं, और एक है इंक्रीज्ड परमेबिलिटी या वेस्कुलर परमेबिलिटी। ये थोड़ा सा मैं जरा आपको जो है ना वो डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। देखिए बेटा होता क्या है जी, ये जरा आपने देखना है कि होता क्या है, ये बड़ा अच्छा मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी बेटा। देखो मेरी सुनो बात, आमतौर पे क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी को हाइड्रा कहते हैं, पानी को स्टैटिक कहते हैं रुकना, मतलब कि जो टोटल फ्लूइड का जो बैलेंस है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। और ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यादा जो है कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसको फिर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो नॉर्मली बेटा क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में, आपकी आर्टरीज में यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर आर्टरियोल्स के लेवल पे यहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पे आर्टरियोल्स और कैपिलरीज वाले लेवल पे, यहां पे आधी वाली जगह पे वो कम हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा, ये देखें बेटा ये तीर बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जो फ्लूइड है वो यहां ब्लड वेसल से निकलकर कैपिलरी से कहां पर आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। लेकिन जो वेन्यूल्स वाला लेवल है, यहां पर देखें बेटा ये तीर वापस इस तरफ को जा रहे हैं, वेन्यूल्स वाले लेवल पे क्या होगा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, और जो ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जो फ्लूइड यहां से बाहर निकला था ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक एंड डिक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर, वो दोबारा ड्यू टू डिक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इंक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर, वो फ्लूइड दोबारा वापस कहां पर चला जाएगा, इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। तो टोटल जो नेट रिजल्ट है फ्लूइड का वो बराबर रहेगा, यहां पे कोई किसी किस्म की फ्लूइड जो है एक्यूमुलेशन नहीं होगी। ये था नॉर्मल प्रोसेस, बात समझ आ गई कि नहीं। इसमें फिर वेस्कुलर परमेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है, आपको पता ही है कि कैसे होती है, हमने इन्फ्लेमेशन में बहुत दफा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब वेस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा होगी, अब आ जाती है फिर अबनॉर्मलिटी। एडिमा क्या है, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अब अगर वेस्कुलर परमेबिलिटी बेटा ज्यादा हो जाती है, मतलब कि जो कैपिलरीज हैं उनकी दीवारों में जो सुराख हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर ज्यादा मिकदार में जो फ्लूइड है वो वहां से निकलेगा, यहां से बाहर निकल आएगा यहां से, और जो वापस जाने वाला फ्लूइड है जितने कि उतने नहीं वापस जाना था। फर्ज किया कि 10 बंदे अगर लाहौर से कराची जा रहे हैं तो 10 बंदे कराची से लाहौर वापस भी आएंगे, लेकिन अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो यहां से तो 10 बंदे जाएं कराची, और कराची से सिर्फ 2 बंदे या 5 बंदे वापस आए, तो जाहिर बात है कराची में तो बंदे जमा होते रहेंगे। इसी तरह क्या होगा कि ये जो वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, फ्लूइड बड़ा गढ़ बाहर निकल रहा है, लेकिन वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ऑनकोटिक प्रेशर कम है तो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर यही होगा ना कि एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, इसमें एडिमा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना आप बेटा, ये बड़ा आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है टॉपिक, सिर्फ इसको समझें बस। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेटा हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जो है वो ब्रीफिंग मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा ये देखें, ये एक एडिमिक जो है फीट आपको नजर आ रहा है, एक नॉर्मल पाव है और एक एडिमा। अच्छा आप लोगों ने कभी ये देखा है, इस पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा असर करती है ना एडिमा पे, आप लोगों ने कभी देखा कि आप लोग कभी सफर पे गए हो, लंबे सफर पे, मतलब कि आप कराची से बैठे हैं और लाहौर जाएं, आजकल तो खैर मोटरवे की वजह से सफर कम हो गया, पहले 10-10 घंटे 12-12 घंटे के जो है ना वो सफर होते थे, ठीक है ना, 10-10 घंटे 12-12 इवन के 20-20 घंटे का भी सफर होता था।
तो आपने कभी देखा कि जब आप ज्यादा अरसे तक पाँव लटका के बैठे रहते हैं किसी कुर्सी के ऊपर या किसी ऐसे सरफेस के ऊपर, तो आपके पाँव में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। आपके पाँव में क्या होना शुरू हो जाती है? स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है, कभी देखा है कभी ऐसा जूता छपा हुआ होता है यार, सबके साथ ही होता है। तो ये बेटा एडिमा फॉर्मेशन है, यही वो एडिमा फॉर्मेशन है। बात समझ आ गई ना? इसी को ही एडिमा कहते हैं, कि जिसमें आप कहते हैं कि भाई मेरे तो जनाब ना पाँव सूज गए हैं नीचे बैठ बैठ के ना कुर्सी पे, इतना मैंने सफर किया। तो वो असल में पाँव इसलिए सूजते हैं कि वहां पे एडिमा फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक हो गया? इसके बाद देखें, डिसऑर्डर्स दैट काज द कार्डियोवास्कुलर, रीनल एंड हिपैटिक फंक्शंस आर ऑफन मार्क्ड बाय द accumulation of the fluid in the tissues like edema and the body cavities like the effusions। वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, रीनल डिजीज है या फिर हेपेटिक फेलियर है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फ्लूइड है वो बॉडी कैविटीज़ में आकर जमा होना शुरू हो जाएगा या फिर टिश्यूज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर टिश्यूज़ में जमा होगा तो एडिमा कहलाएगा, और अगर बॉडी कैविटीज़ में जमा होगा तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? एफ्यूजन्स कहते हैं। तो वो कहता है कि ये बीमारियां भी बहुत बड़ी वजह बन सकती हैं एडिमा फॉर्मेशन की। फिर देखें, नॉर्मली क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ द वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू पुश द वाटर एंड साल्ट्स इनटू द कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस इज merely balanced by the tendency of the plasma colloid osmotic pressure to pull the water and salt back into the vessel। तो ये बात मेरे ख्याल से कोई ढकी छुपी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस की है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्ट्रियोल्स के लेवल पे जो है वो ज्यादा होता है और जो कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जो जितना भी फ्लूइड है वो सारे का सारा आर्टरी से निकल कर कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? वेन्स की जानब, सॉरी इंटरस्टिशियल स्पेस की जानब। लेकिन वेन से दोबारा रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसकी जितना निकला था उतना दोबारा ब्लड वेसल्स में वो शामिल नहीं हो रहा। तो इसके नतीजे में फिर क्या होगा? इसके नतीजे में बेटा वही एडिमा फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक होगा? देयर इज यूजुअली स्मॉल नेट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम बट दिस ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक हो गया? वाया द थोरैसिक डक्ट कीपिंग द टिश्यू ड्राई। देखें, वो कहता है कि ये आमतौर पे क्या होता है कि देयर इज यूजुअली अ नेट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम। कहता है ये नहीं है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जो फ्लूइड है वो छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता ही नहीं है, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कहता है जाता है, इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसमें फ्लूइड ब्लड वेसल्स को छोड़कर जाता है। लेकिन क्या है कि उस वक्त जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक्टिव होता है, तो जितने ही वो फ्लूइड ब्लड वेसल्स को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा उतने के बराबर ही फ्लूइड को वो दोबारा किसमें भेज देता है? सबक्लीवियन वेन के जरिए आपके ब्लड वेसल। तो टोटल रिजल्ट चेंज होता है। ठीक है? लेकिन क्या है कि देयर इज अ स्मॉल नेट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम बट दिस ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली रिटर्न्स टू द ब्लड स्ट्रीम वाया द थोरैसिक डक्ट। जो है इस तरह से क्या होगा कि जो आपका टिश्यू है वो ड्राई होता है। लेकिन अगर एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है तो फिर क्या होगा? फिर जारी बात है प्रेशर पड़ेगा, तो वो फ्लूइड जो ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा था वो ज्यादा निकलेगा और जो वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा था वो कम होगा। तो जारी बात है इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अगला पॉइंट देखें, इफ द नेट रेट ऑफ फ्लूइड मूवमेंट एक्सीड्स द रेट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है ना? अगर नेट रेट फ्लूइड मूवमेंट का बढ़ जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज से तो फिर यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। सो विद इन द टिश्यू देयर इज एडिमा एंड cerebral surface is involved. The fluid may be accumulate in the adjacent body cavity। तो इसको फिर हम effusion कहते हैं। ये दोबारा वो बताने लगे। अच्छा बेटा, इसके बाद वही बीमारियां जिसके बारे में हमने अभी कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से एडिमा फॉर्मेशन होती है। तो सबसे बड़ी जो बीमारी है जिसकी वजह से एडिमा फॉर्मेशन वो बेटा जी हार्ट फेलियर। वो क्या है? हार्ट फेलियर है। इसमें देखिए जब हार्ट फेलियर होगा तो जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने से जो फ्लूइड है वो कैपिलरीज को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। ये आप याद रखो, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा ब्लड वेसल्स को छोड़ के। लेकिन अगर कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो फ्लूइड दोबारा इंटरस्टिशियल स्पेस से दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर। तो इन दोनों में फर्क है। तो क्या होगा हार्ट फेलियर में? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा, मतलब कि फ्लूइड अब कैपिलरी से निकलकर कहां पर जा रहा है? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है।
या फिर रीनल फेलियर है, रीनल ब्लड फ्लो जो है अगर कम है, तो जैसे ही आपके गुर्दे को जो है वो ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो वो एक्टिवेट कर देगा रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को। किसको एक्टिवेट कर देगा बेटा? रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को। ये आपने फिजियोएनाटमी में भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर इससे क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब जो है जैसे ही बेटा किडनी को आउटपुट या खून कम जाएगा, किडनी को चूंकि खून ज्यादा जाना चाहिए, तो जैसे ही उसको कम जाएगा तो वो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, चलो भाई बनाओ फ्लूइड, और मतलब कि और फ्लूइड जो है वो बनाओ, ताकि जो टोटल फ्लूइड की क्वांटिटी है आपकी बॉडी में उसको पूरा किया जा सके। ठीक हो गया? तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद जाहिर बात है जो है वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? जो लिक्विड है या मतलब कि जो प्लाज्मा है या जो भी फ्लूइड है वो आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उनको छोड़कर कहां पर आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी क्या है? मेलन्यूट्रिशन है, हेपेटिक सिंड्रोम है, मतलब खुराक की कमी हो गई, हेपेटिक सिंड्रोम है, हेपेटिक सिंथेसिस जो है वो होगी अगर डिक्रीज होगी तो, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। तो इससे क्या होगा? प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल क्या हो जाएगा? कम। अच्छा बेटा, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल कम होने से क्या होगा कि जो एल्ब्यूमिन काम करता था वो अब काम जो है वो नहीं करेगा, मतलब कि एल्ब्यूमिन जो है वो क्लॉटिंग प्रोटीन थी। देखें तो मेल न्यूट्रिशन में क्या होगा? डिक्रीज हेपेटिक सिंथेसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा बेटा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपने पढ़ा है कि जो न्यूरॉन्स है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपके जो है वो नर्वस अपना नेफ्रोटिक सिस्टम का। तो इससे क्या होगा कि जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये होता है कि ग्लोमेरुलस में चूंकि ब्लड फिल्टर होता है, तो ग्लोमेरुलस में जो ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, बाउंस कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं, उसमें से फ्लूइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में भी क्या बन जाएगा? एडीमा बन जाएगा। बात समझ आ गई? नहीं, कुछ बीमारियां हैं जिनमें एडीमा हो सकता है और कुछ जो है वो सिंड्रोम्स हैं। ठीक है ना? फिर इसके बाद आ जाता है इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी। एडीमा कैन बी इन्फ्लेमेटरी एंड कैन बी नॉन इन्फ्लेमेटरी। तो देखते हैं जरा, एडीमा फ्लूइड्स एंड डिफ्यूजन्स में बी इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी। वही बात जो मैंने अभी आपसे की है कि इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एडीमा। इसमें पहली टाइप क्या है? इन्फ्लेमेशन। अभी हमने कहा है ना कि इन्फ्लेमेटरी इंड्यूस्ड या नॉन इन्फ्लेमेटरी, तो अब हम वो पढ़ेंगे जिसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्वॉल्व है। देखें, द प्रोटीन रिच एक्सुडेट एक्यूमुलेट्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। वैस्कुलर परमेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक्सुडेट है, वो कहां पर जमा होना शुरू हो जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में अंदर। काज्ड बाय द इंटर जो है इन्फ्लेमेटरी डायबिटीज, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डायबिटीज सॉरी मेडिएटर्स लोकलाइज्ड टू वन ऑफ द फ्यू टिश्यूज, जो कि एक या एक से ज्यादा टिश्यूज के ऊपर लोकलाइज है। लेकिन जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना, बट इन सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स सच एज सेप्सिस दैट प्रोड्यूस द वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल इंजरी। बात समझ आ गई कि नहीं? कि ऐसा एडीमा होना जिसमें साथ ही इंजरी भी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। इंजरी कह रहा हूँ, मतलब ऐसा एडीमा जिसमें साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी हो और जो है वो पानी भी भरा हुआ, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको बेटा हम बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एडीमा। दूसरा है जी नॉन इन्फ्लेमेशन एडीमा, और या इसको हम फ्यूजन बोलते हैं। दीज आर कॉमन इन द डिजीज इंक्लूडिंग हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, रीनल डिजीज एंड सेवरल अदर्स न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। ठीक है ना? वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस कॉजेज ऑफ द एडीमा। ठीक हो गया? तो वो कह रहा है कि इसके बाद हम जो एडीमा है उसके काफी ज्यादा जो वजूहात हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेटरी का पता चल गया, जिसमें बेटा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वो इन्फ्लेमेटरी है, और जिसमें नॉन इन्फ्लेमेशन होगी तो वो क्या है? नॉन इन्फ्लेमेटरी है। ये कोई और थोड़ी बात है। फिर देखिए इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जरा थोड़ी सी इसमें डिटेल में है। देखें, इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर मेनली कॉज्ड बाय द डिसऑर्डर इन द इम्पेयर्ड वेल्स वेन्यूल्स। जारी बात है यार, जब वेन्यूल जितना फ्लूइड बाहर निकला अगर उसी को वापस फिर भेज देंगी तो आपका जो है वो एडीमा फॉर्मेशन होगी। ये गलती तो अब उनकी है ना। देखें,
increased in hydrostatic pressure are mainly caused by disorders that impair the venous return. If the impairment is localized, अगर वो कह रहा है कि impairment localized है lower extremities में, मतलब कि टांगों के अंदर, then the resulting edema is confined to as the affected part. बात समझ आ गई कि नहीं? अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो आपकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज, उनमें भी जो है एडिमा फॉर्मेशन हो सकती है। फिर देखें कंडीशंस लीडिंग टू द सिस्टम इंक्रीजिंग द वेनस प्रेशर, जैसा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आर अंडरस्टैंडेबल एसोसिएटेड। ठीक हो गया। तो कुछ ऐसी कंडीशन में जिसमें वो कह रहा है कि मतलब कि कंडीशन लीडिंग टू द सिस्टेमिक इंक्रीज इन द वेनस प्रेशर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली जो डिजीज है उसमें भी क्या होगा कि अंडरस्टैंडेबली जो है वो भी एडिमा के साथ ही जुड़ी हुई है। फिर आगे अभी पहले हमने पढ़ा इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब हम रिड्यूस्ड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। देखें अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एल्ब्यूमिन अकाउंट्स फॉर मोस्ट हाफ ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। बात समझ आ गई ना? ये बात एमसीक्यूज में आम है कि जो एल्ब्यूमिन है वो जो आपकी टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है उनका आधा हिस्सा सिर्फ एल्ब्यूमिन ही है। ठीक है ना? तो क्या होगा कि इट फॉलोज दैट कंडीशंस लीडिंग टू इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ इंक्रीज्ड और इनएडिक्वेट सिंथेसिस, तो इससे क्या होगा, ये एक ऐसी कंडीशन की तरफ ले जाएगा जिसमें इनएडिक्वेट सिंथेसिस होगी या इंक्रीज्ड लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन होगी फ्रॉम द चिल्ड्रन कैलकुलेशन एंड कॉमन काजेज ऑफ द रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक हो गया? इस बात की समझ आ गई? ये कुछ भी नहीं है बेटा। वो कह रहा है कि इट फॉलोज दैट द conditions leading to the inadequate synthesis or increased or reduced plasma oncotic pressure, तो ये इसकी वजह है। अगले देखें reduced albumin synthesis results mainly in the severe liver disease like end stage disease या फिर cirrhosis है, and the protein malnutrition, और ये भी इसकी वजह protein malnutrition। आगे देखें important cause of the epithelium loss is the nephrotic syndrome। epithelium loss का जो अल्टीमेट है वो क्या है? नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम मैंने आपको बताया कि जब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा या बड़े मेरे मैसेज को भी फिल्टर करना शुरू कर देती है किडनी, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रेटिक सिंड्रोम कहते हैं। ठीक हो गया? सो रिड्यूस द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर लीड्स इन द स्टेप वाइज फैशन टू बीमा एडिमा। ठीक है ना? अच्छा, रिड्यूस्ड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, रीनल हाइपो फंक्शंस एंड सेकेंडरी हाइपो एल्डोस्टीरोनिज्म। अब ये देखिए आप, थोड़ा सा नॉर्मल परमिएबिलिटी है, कैपिलरीज की सुराख देखें कितने छोटे छोटे हैं। ये लेफ्ट साइड पे ये देखें, ये नॉर्मल है, इसमें ये सेल्स के दरमियान में फर्क नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये देखें ये दरारें पड़ी हुई हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि कैपिलरीज वॉल ये हैं और यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाएगी, जाहिर बात है। फिर क्या होगा? मोर फ्लूइड्स एंड इंटर माइक्रोबियल केमिकल। ठीक हो गया? और यहाँ पर देखिए मोनोसाइट स्क्वीजिंग थ्रू द इंटरस्टिशियल स्पेस, सारी बात है। यहाँ जो भी सेल आएगा वो सारे के सारे स्क्वीज जो है वो कर जाएंगे। ठीक हो गया? ये थोड़ी सी बेटा इसकी पिक्चर है। उसके बाद देखिए सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, इंक्रीज रिटेंशन विद द ऑब्लिगेट रिटेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ द वाटर which causes both increased hydrostatic pressure due to the intravascular fluid volume and diminish the vascular colloid osmotic pressure। वही बातें बेटा बार बार घुमा फिरा के करी जा रहे हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो पहले खत्म होगा और जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो जो है वो कम हो गया है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जो भी एडिमा है, सॉरी जो भी फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स को छोड़ के जो है ना कहाँ पर आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। सो इफ हार्ट फेलियर कार्डियक आउटपुट डिमिनिशेस, रिटेन्ड फ्लूइड इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लीडिंग टू द एडिमा एंड इन्फ्यूजन। तो ये थोड़ा सा इसके मैगनीज। फिर देखें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में देखें ट्रामा, फाइब्रोसिस, इन्वेसिव ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन डिसरप्ट द lymphatic vessels and impair the clearance of the interstitial fluid। ठीक हो गया? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फेडिमा। ठीक है ना? इन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होगा कि कुछ कंडीशंस उसमें आपको दी हुई हैं, जरा कि अगर इनको ही फॉलो करेंगे तो फिर जो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो सकती है। मतलब कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, मैंने बेटा आपको पहले बताया कि जितना फ्लूइड आपका
ब्लड वेसल से निकलेगा उतने ही फ्लूइड को दोबारा लिम्फेटिक सिस्टम वापस सबक्लीवियन वेन के जरिए आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। लेकिन अगर लिम्फेटिक सिस्टम में ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि अगर गटर में कितना पानी आ रहा है और इससे आगे कितना जा रहा है, अगर दोनों बराबर होंगे तो जारी बात है अगर एक भी बढ़ जाएगा तो फिर एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में जो है हम यही पढ़ते हैं कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि एडीमा हो सकता है, क्योंकि जो वापस लेके जाने वाले जो फ्लूइड है वो कलीम भाई और सजाद भाई जो है ना इसको देखें, सॉरी इसके बाद देखिए क्या है, दिस रिजल्ट्स इन एडिमा ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड लोअर लिम्स दैट आल्सो दैट इज सो मैसिव एज टू अर्न द एपिलेशन एलिफेंटेजियासिस। तो इसमें देखिए एलिफेंटेजियासिस क्या होता है बेटा, एलिफेंट की टांगे देखिए कभी हाथी की कितनी मोटी मोटी होती हैं, तो अगर एडिमा बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब टांगे बहुत मोटी मोटी हो जाएंगी तो उसको हम कहते हैं एलिफेंटेजिया, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल है, एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक फिलेरियासिस इन विच द ऑर्गेनिज्म इंड्यूसेस द ऑब्स्ट्रक्टिव फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फेटिक चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। Severe edema of the upper extremity may complicate the surgical removal। बेटा लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब कि आपकी टांगों में ज्यादातर ये होंगे, ठीक है ना। असल में ना इसके ऊपर ग्रेविटी भी असर करती है, तो सारी के सारी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो टांगों पे ही आएगा। जितना भी फ्लूइड है जारी बात है, तो नीचे की तरफ जमीन उसको खींच रही है तो वो फिर टांगों में ही ज्यादा एक्यूमुलेट होता है आके, लेकिन कभी कभी जो आके बाजू है वहां पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो severe edema of the upper extremity may complicate the surgical removal or the irradiation of the breast and associated axillary lymph nodes in the patients with the breast cancer। ये देखें कि अगर जो है यहाँ से देखें बेटा, ये बड़ी अच्छी तस्वीर है, इसमें ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से ये फ्लूइड बाहर आ गया इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब लिम्फेटिक सिस्टम ने इसको वापस ब्लड वेसल में भेजना है, लेकिन अगर लिम्फेटिक सिस्टम में ही ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये फ्लूइड जो इस ब्लड वेसल को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आया था ये यहीं पर पड़ा रहेगा, वापस नहीं जाएगा, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी देखें, एडिमा इज इजीली जनरलाइज्ड ग्रॉसली माइक्रोस्कोपिकली एंड इट इज अप्रिशिएटेड एज क्लियरिंग एंड सुप्रेसिंग ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सबटल सेल स्वेलिंग। इसमें टाइप्स देखें, सबक्यूटेनियस एडिमा क्या है, सबक्यूटेनियस एडिमा कैन डिफ्यूज और मोर कॉन्स्पेशियस इन द रीजन वेयर द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वो एरियाज जहां पर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वहां पर कौन सा एडिमा हो सकता है, सबक्यूटेनियस। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी, तो इसमें ग्रेविटी सबसे बड़ा असरअंदाज होती है। इट अपीयर्स इन द लेग्स व्हेन द स्टैंडिंग एंड द सैक्रम व्हेन रिकम्बेंट एंड फ्रैक्चर टर्म्ड एज द डिपेंडेंट एडिमा। वो कहता है कि अगर हम ज्यादा अरसे तक रहेंगे खड़े, जैसे मैंने बेटा आपको पहले बताया कि अगर आप लंबा सफर करते हैं, बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो आपकी टांगे सूजना शुरू हो जाएंगे और उनमें एडिमा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए फिंगर प्रेशर ओवर द मार्कली एडिमेटस सबक्यूटेनियस टिश्यू डिस्प्लेसेस द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लीव्स द डिप्रेशन। उस साइन को हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। अब दोनों में फर्क है, पिटिंग एडिमा और डिपेंडेंट एडिमा। देखें डिपेंडेंट एडिमा मैं फिर पढ़ता हूँ, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैविटी, इट अपीयर्स टू इन द लेग्स वेयर स्टैंडिंग एंड सैक्रम व्हेन रिकम्बेंट। अच्छा, फीचर टर्म्स एट डिपेंडेंट एडिमा, इसको डिपेंडेंट। पिटिंग एडिमा में बेटा क्या होगा, ये शायद यहाँ पे तस्वीर में पेस्ट करना भूल गया हूँ बेटा। इसमें ये हो जाएगा कि अगर आप देखना कि आपकी टांग सूजी हुई है, तो अगर आप उस जगह के ऊपर दबाते हैं उंगली से, जारी बात है वो पानी है, तो थोड़ी देर के दबाने के बाद जब आप उंगली ऊपर उठाएंगे तो जहां से आपने दबाया है ना, आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा कि वहां पर पानी जमा हो गया है, ठीक है ना। आपको ऐसे फील होगी, वो जगह नीचे की तरफ धंसी हुई होगी, डिप्रेशन बन जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। सो एडिमा रिजल्ट फ्रॉम द रीनल डिसफंक्शन ऑफन अपीयर्स इनिशियली इन द पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेनिंग द लूज कनेक्टिव टिश्यू सच एज द आईलिड्स, ठीक है ना। तो रीनल डिसफंक्शन में उन जगह के ऊपर जो है आमतौर पे वो कहता है कि एडिमा होगा जिनमें लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं, जैसा कि आपके आईलेट्स जो हैं वो, ठीक है ना, जैसा कि क्या है आईलेट्स हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें पल्मोनरी एडिमा है। अच्छा, पल्मोनरी एडिमा बेटा बहुत ज्यादा जो है ना नोटोरियस है। द लंग्स आर ऑफन 2 to 3 times देयर नॉर्मल वेट। बात समझ आ गई ना, वो कहता है कि लंग्स जो हैं
उनका वजन 2 से 3 गुना उनके अपने, जारी बात है बेटा लंग्स में चूंकि बहुत ज्यादा स्पेस होती है, एल्विलास बहुत ज्यादा होते हैं, तो नॉर्मली जो लंग्स है उनका इतना ज्यादा वजन नहीं होता, वो फोम की तरह होते हैं। लेकिन अगर उनमें एडीमा हो जाए तो उनका जो वजन है वो 2 से 3 गुना अपने ओरिजिनल वजन से बढ़ जाता है। एंड सेक्शनिंग यील्ड्स द फ्रोथी ब्लड ट्रेंड, उसमें फ्लूइड आ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ एयर आ जाएगी, एडीमा हो जाएगा, एक्स्ट्रावेजेटेड रेड सेल्स आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, ये बेटा पुल्मोनरी एडीमा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये होता है। फिर देखें ब्रेन एडीमा, ब्रेन में भी क्या हो जाता है, ब्रेन एडीमा कैन बी लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द पैथोलॉजिकल प्रोसेस या इंजरी, या फिर स्वॉलन ब्रेन एग्जिबिट्स द नैरो सल्काइज एंड डिस्टेंडेड गायराज। अच्छा, गायराज और सल्काइज का पता है बेटा, ये जो आपके ब्रेन में आपको ये जो एलिवेशंस और डिप्रेशंस नजर आती है इनको गायराज और सल्काइज बोलते हैं ना, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो उनमें एडीमा हो जाएगा। द स्वॉलन ब्रेन एग्जिबिट द नैरो सल्काइज एंड डिस्टेंडेड गायराज। तो सल्काइज कैसे होंगे, वो नैरो, और जो गायराज है वो कैसे होंगे, डिस्टेंडेड, विच इज कंप्रेस्ड बाय द अंडरलाइंग स्कल। उसके बाद देखें पैथोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडीमा, देखें कुछ कैटेगरीज हैं। ऐसा एडीमा जिनमें इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, उसमें देखें इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न में क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव पैंक्रियाटाइटिस है, एसाइटिस है, लिवर की सिरोसिस है, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्रेशन है, थ्रोम्बोसिस है, एक्सटर्नल प्रेशर है किसी भी मैच का, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज इनएक्टिव विद द प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडेंसी, ठीक हो गया। और एट्रियो आर्टीरियोलर डायलेशन में क्या होगा, हार्ट है, न्यूरो ह्यूमोरल डिसरेगुलेशन आ जाएगी। उसके बाद जो रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम हाइपोप्रोटीनीमिया भी कहते हैं, उसमें कौन कौन सी कंडीशन होंगी, जिसमें इसमें देखें बेटा प्रोटीन लूजिंग ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस है, फिर है लिवर सिरोसिस जिसको साइटिस बोलते हैं, माइल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रो इंटेरोपैथी है, फिर ऐसी कंडीशन जिसमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन है, नियोप्लास्टिक या फिर पोस्ट सर्जिकल या फिर पोस्ट इरिटेशन है, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा लिम्फेटिक में हमने पढ़ी है। अब सोडियम रिटेंशन में क्या होगा, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक विद रीनल इनसफिशिएंसी, इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, या फिर रीनल हाइपोपरफ्यूजन है, या फिर इंक्रीज्ड रीनल एंजियोटेंसी सिस्टम है। तो इन सारी कंडीशन में ये जो चीज आ जाएगी सोडियम रिटेंशन। और इन्फ्लेमेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर एंजियोजेनेसिस। फिर है क्लिनिकल फीचर्स, द सब्सिक्वेंट एडीमा रेंजेस फ्रॉम मेरली फ्रॉम अनोइंग रैपिडली टू द फैटल। देखें सबक्यूटेनियस एडीमा क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट प्राइमरली बिकॉज इट सिग्नल्स पोटेंशियल अंडरलाइंग द कार्डियक या रीनल डिजीजेस। सो हाउएवर when significant it can also impair wound healing and the clearance of the infection। वो कहता है कि सबक्यूटेनियस एडीमा जो है अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वाउंड हीलिंग और इन्फेक्शन जो है उनकी क्लियरेंस को भी जो है ये असरअंदाज करेगा। पल्मोनरी एडीमा कॉमन है क्लिनिकल प्रॉब्लम, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो क्या कह रहा है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से होता है। इट अकर्स ऑल्सो अकर्स विद रीनल फेलियर, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड पुल्मोनरी inflammation या infection. Not only does fluid collect in the alveolar septa around the capillaries and may impede oxygen diffusion, but also the edema fluids in the alveolar spaces also creates the favorable environment for the bacterial infection। तो बेटा इसमें क्या होगा, आपको कहेगा कि इन एल्वियोलर सेप्टा में भी फ्लूइड जमा हो जाएगा, ना सिर्फ बल्कि उसके अलावा जो एल्वियोलर स्पेस है उसमें भी जो है वो फ्लूइड जमा हो जाएगा, और वहाँ पर बैक्टीरिया भी आकर, जाहिर बात है सांस के जरिए जो बैक्टीरिया हैं वो भी आकर वहाँ पर जमना शुरू हो जाएंगे, ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, और भी जो है वहाँ पर फ्लूइड जो है वो जमा। फिर पुल्मोनरी एफ्यूजन्स क्या है, ऑफन अकम्पनी edema in lungs can further compromise gaseous exchange by comprising the underlying pulmonary parenchyma। तो पेरिटोनियल एफ्यूजन्स क्या है, अच्छा बेटा एफ्यूजन्स क्या आती है, एफ्यूजन हमने पढ़ा था कि किसी ऑर्गन के इर्द गिर्द जो उसकी झिल्ली है, अगर उसके और ऑर्गन के दरमियान वाली जो जगह है वहां पर अगर पानी भर जाता है या फ्लूइड भर जाता है तो उसको हम एफ्यूजन्स कहते हैं। इसमें पल्मोनरी एफ्यूजन्स हो सकती हैं, पेरिटोनियल एफ्यूजन्स हो सकती हैं, एसाइटिस बोलते हैं जिसको, एसाइटिक फ्लूइड होता है वहां से निकलता। मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द पोर्टल हाइपरटेंशन आर द प्रोन टू सीडलिंग द बैक्टीरिया लीडिंग टू द सीरियस एंड समटाइम फैटल कंडीशन भी हो सकती है। फिर ब्रेन एडीमा है,
इट इज़ अ लाइफ थ्रेटिंग। सारी बात है बेटा, ब्रेन में अगर एडिमा हो जाएगा, पानी भर जाता है, तो थोड़ा सा भी अगर प्रेशर आपके जो नर्व्स हैं उन पर पड़ेगा तो कोई ना कोई या तो जो है बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, या ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो फालज या बंदा जो है पैरालिसिस की तरफ चला जाता है। इज द लाइफ थ्रेटिंग आर सवेयर ब्रेन substances can herniate या extrude through the formation of the magnum or the brain stem vascular supply can be compromised। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को बेटा इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज हमने जो है वो एडिमा को डिस्कस किया। एडिमा क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज पोलर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये होता है। इसके अलावा हमने इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी हैं, इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर्स पढ़ी हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तब भी अगर कोई और क्यूरी जो है वो आपके बारे में माइंड में आ रही है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।